सदर अस्पताल ने वाकई पूरे राज्य भर में नाम रोशन किया है, लेकिन अगर हम बात करें राज्य के अन्य जिला अस्पतालों की तो उनकी स्थिति क्या है? डॉक्टर्स का हम लोग सरकार की तरफ से बहाली कर रहे हैं जो उसी हॉस्पिटल के लिए होगा, प्लस प्राइवेट डॉक्टर्स भी लोग इनरोल कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल में, वो भी आ रहे हैं। एक तरफ सरकारी अस्पताल और दूसरी तरफ निजी अस्पताल में महंगा होता है इलाज, तो इस पर क्या नियंत्रण के लिए कोई कारगर? तो माननीय उच्चतम न्यायालय की इसकी सुनवाई चल रही है और उसके लाइव में बैठकें भी हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा। हालांकि चिकित्सक का तो आपने बताया कि हम लोग हायर कर रहे हैं, ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की कमी उसको कैसे दूर करें? नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स वाले इंस्टीट्यूशन से हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट करें और वो कॉलेजेस खोलें और वही चलाएं, क्योंकि हम खोल भी देते हैं तो हम टीचर की नियुक्ति नहीं कर पाते। एम्स आज के दिन सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल है, साथ ही मेडिकल कॉलेज भी है। यह ओवरलोडेड है, इसको दुरुस्त कराया जाएगा। तो एक तो हम पेशेंट्स को उनके अपने ही जगह रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि वहीं पे इलाज हो जाए, ये पूरा स्ट्रैटेजी वही काम कर रहा है उस तरीके से। और दूसरा हम एक और इम्पोर्टेंट जो है कि अभी सरकार के स्तर पे विचार चल रहा है कि हम लोग को दूसरा एक और रिम्स की तरह एक और संस्था बनानी चाहिए राज्य में, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट के लिए सबसे ज्यादा हो। जो प्रखंडों में जो पीएचसी सीएचसी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, कैसे बेहतर हो सके, सरकार की कोई योजना उसके लिए है? सदर अस्पताल ने देश में एक मॉडल अस्पताल के तौर पे खुद को स्थापित किया है, यह कैसे संभव हो सका? इसका जो पूरा श्रेय है, हम कहेंगे कि एक तो जो हमारी टीम है वहाँ पे जो काम कर रही है, वो सदर अस्पताल में पूरी टीम भावना के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हर एक आदमी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिक्स स्टाफ हो, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहूँगा कि इसमें जो सरकार की नीतियाँ हैं, ये काफ़ी लाभदायी जो है लोग को लगा है। और इसमें से नीतियों में यदि देखेंगे तो हम दो नीतियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो ये हम लोगों ने किया है कि जो इंसेंटिव स्कीम हमारा है, उसमें सरकारी हॉस्पिटल में यदि सरकारी डॉक्टर इलाज करते हैं या पैरामेडिक्स इलाज करते हैं तो लगभग 20 से 30% इंसेंटिव के तौर पे पैसा देते हैं। तो जो डॉक्टर्स की जो आज सैलरी है, यदि वो अच्छा काम करेगा तो उसका 50-60% अमाउंट जो है उतना इंसेंटिव प्राप्त कर तरीके से कहें तो वो बिल्कुल कानूनी तरीके से नियमतः अपने सैलरी से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। ये सबसे बड़ा इसमें है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा है कि इसमें जो प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, अभी तक तो ये होता था कि सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हैं, लोग हॉस्पिटल छोड़ करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते थे। हम लोगों ने उस ट्रेंड को चेंज करने का प्रयास किया और अब प्राइवेट डॉक्टर्स सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करेंगे तो उनके लिए भी हम लोग इंसेंटिव रखे हुए हैं, चाहे वो ओपीडी करें या कोई प्रोसीजर्स करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो सदर हॉस्पिटल से जुड़े हैं। और तीसरा जो मैं कहूँगा यहाँ पे कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि हमारा जो सदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाकी सदर हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छा है। अभी आप देखेंगे तो नया बिल्डिंग भी जो बनके 16-17 में मिला था, उसके बाद ही ये गति पकड़ना शुरू हुआ था और इधर 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हम देख रहे हैं। लास्ट ईयर का फिगर देखिएगा तो करीब 24 करोड़ रुपये हम लोग को क्लेम की राशि प्राप्त हुई थी और इस वित्तीय वर्ष में हर एक महीने लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपया, हर एक महीने में 4.5 से 5 करोड़ रुपये हम लोग को प्राप्त हो रहा है। यानी कि इस गति से चलते हैं तो एक साल में लगभग 55 करोड़ रुपये, 50 से 55 करोड़ रुपये हम लोग को प्राप्त होगा, जो कि डबल हम लोग जंप कर रहे हैं, डबल हम लोग हो जा रहे हैं। तो पिछले साल जहाँ 24-25 करोड़ था और 50 करोड़ रुपये दिन छलांग ला के पहुँचते हैं, समझ सकते हैं हम कहाँ। सदर अस्पताल की हमने बात की यहाँ पर, और सदर अस्पताल ने वाकई पूरे राज्य भर में नाम रोशन किया है, लेकिन अगर हम बात करें राज्य के अन्य जिला अस्पतालों की तो उनकी स्थिति क्या है? राज्य की अन्य जिला अस्पतालों की स्थिति सुधर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रांची सदर के बराबर है, लेकिन वहाँ की स्थिति भी सुधर रही है। और हम लोगों ने अभी जो नीतिगत निर्णय लिया है उसमें पिछले साल ही लिया था, मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रखरखाव योजना। तो अब हम लोग हर एक सदर अस्पताल को हर एक साल 75 लाख रुपया उसको वर्कलाइट फंड दे रहे हैं। इसका मतलब कोई भी सदर हॉस्पिटल में छोटी मोटी आवश्यकताएं होंगी तो वो उससे वो पूरा कर सकेगा।
प्लस इंसेंटिव का स्कीम जो रांची में लागू है, प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए जो नीति यहाँ पे लागू है वहाँ भी लागू है। और इसको देखते हुए जो फुटफॉल है हर एक सदर हॉस्पिटल में इम्प्रूव कर रहा है, डॉक्टर्स जो है उनकी बहाली हो रही है। एक और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि दूसरे जिलों में बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते, तो रांची में ही रहना चाहते हैं, बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक ये भी निर्णय लिया है कि जो हम NHM के तहत कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स की बहाली कर रहे हैं उसमें अब हम हॉस्पिटल वाइज बहाली कर रहे हैं। हम जैसे चतरा सदर हॉस्पिटल में यदि मुझे एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होगी तो मैं एडवर्टाइज करूंगा चतरा सदर हॉस्पिटल को एनेस्थेटिस्ट नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना कोटेशन दे, कोट करे पैसा कि आप कितना पैसा लीजिएगा। तो कोई भी अभी जो PG करके डॉक्टर्स आए हैं या पहले से जो काम कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि हम उस हॉस्पिटल के लिए उपयुक्त हैं, हम जाना चाहते हैं उस जगह पे और कितना पैसा उनको चाहिए वो कोट करते हैं। तो हमने देखा है कि लगभग जो कठिन एरिया है जहाँ पे चतरा हो गया या गढ़वा हो गया, एक सब जिलों में ये 3 लाख रुपया तक पैसा कोट करते हैं प्रति माह, और हम लोग उसको 3 लाख के मादे पे उनको बहाल कर रहे हैं। तो दूसरे सदर हॉस्पिटल्स में हम लोग का यही है कि सारे सदर हॉस्पिटल्स में जो IPHS नॉर्म्स है उसके तहत सारी स्पेशलिस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने करीब 100 स्पेशलिस्ट की बहाली की है। अभी एडवर्टीजमेंट में निकला हुआ है करीब 250 डॉक्टर्स के लिए, जिसमें कि 150 स्पेशलिस्ट होंगे, तो उनकी ही बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स का हम लोग सरकार की तरफ से बहाली कर रहे हैं जो उसी हॉस्पिटल के लिए होगा, प्लस प्राइवेट डॉक्टर्स भी लोग इनरोल कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल में, वो भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो है वो शुरू हो रही है। और यदि हम ये देखें कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में कितना हमें कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितना हमारा जो क्लेम है वो प्राप्त हो रहा है, तो जहाँ पे ये हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हर एक हॉस्पिटल में जो है वो 50,000 रुपया प्रति माह जो है उसका अर्निंग होना चाहिए प्रति बेड। तो किसी हॉस्पिटल में यदि आप समझिए कि 100 बेड का हॉस्पिटल है तो हमने टारगेट दिया है कि आप 50 लाख रुपया एक महीने में अर्न करिए, और वो अर्न करके सरकार को नहीं दीजिए, वो अर्न करके आप वहीं पे खर्च करिए जो आपको इंसेंटिव के रूप में पैसा देना हो या आपके हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए हो। तो इसमें देखेंगे तो हमारे जैसे कि रामगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुडरमा अच्छा काम कर रहा है, जमशेदपुर अच्छा काम कर रहा है। तो ये हॉस्पिटल्स अभी 3 और हॉस्पिटल्स हमको अच्छे काम कर रहे हैं। तो सेकेंड जो टीयर वाले हम हॉस्पिटल्स ले रहे हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा मेंटरिंग करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सरकारी अस्पताल और दूसरी तरफ निजी अस्पताल में महंगा होता है इलाज, तो इस पर क्या नियंत्रण के लिए कोई कारगर जो आप लोगों के पास कोई सिस्टम या कुछ ऐसा नीतिगत रोक है क्या? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे आयुष्मान भारत है या युवा स्वास्थ्य योजना है या जो राज्य कर्मचारी बीमा योजना है, तो इसके तहत हमारे पैकेजेस निर्धारित है। वो पैकेजेस हॉस्पिटल स्पेसिफिक नहीं है, वो या तो सरकारी में कराएंगे तो भी उतना ही पैसा मिलेगा और प्राइवेट में भी कोई इलाज कराएगा तो हॉस्पिटल को उतना ही पैसा। तो ये एक तरीके से फिक्स हो सकता है। तो इससे सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते उसको, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो प्राइवेट आदमी ट्रीटमेंट कराता है उसके लिए भी कोई फिक्स नहीं है कि प्रोसीजर्स के लिए कितना पैसा हॉस्पिटल चार्ज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये अभी बातचीत चल रही है भारत सरकार के स्तर पे, क्योंकि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत प्रोविजंस हैं कि वो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके एक जो बैंड होता है प्राइस का, हर एक प्रोसीजर का एक बैंड बना दिया जाए हर एक स्टेट के लिए, जगहों के लिए, और उससे ज़्यादा वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज नहीं करेगा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है और उसके लाइव में बैठकें भी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा। निजी अस्पताल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी सेवा सरकारी अस्पतालों में भी ली जा रही है, ये कैसे संभव हो पाया? और ये संभव हुआ क्योंकि हम लोगों ने ये पहले बातचीत की कि भाई अब प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इलाज कर रहे हैं, आपको क्या वहाँ मिल रहा है जो हम नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने ये जानना चाहा, तो उन लोगों ने कहा कि हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हमें लगभग 25% जो पैसा है वो हमको डॉक्टर को मिल जाता है, बाकी 75% वो हॉस्पिटल बाकी चीज़ों में खर्चा करते हैं। तो वो हम लोगों ने मापदंड अपनाते हुए ये रखा कि हम सरकारी हॉस्पिटल में यदि कोई प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करेगा तो हम उसको 25% देंगे।
उतना पैसा हम देंगे। और उसके बाद जो कठिन डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मान लीजिए साहबगंज हो गया या पाकुड़ हो गया, हम वहाँ पे 36% तक पैसा दे रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर्स को। तो ये जिला वाइज भी हम जो कठिन जिला है उसमें हम ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स रहें और वहाँ पे इलाज करें। तो ये संभव इसी प्रकार से हुआ। दूसरा फिर हम लोगों ने ये कहा कि जो ओपीडी भी करते हैं, क्योंकि ओपीडी में जब तक डॉक्टर्स नहीं बैठेंगे तब तक प्रोसीजर्स नहीं कर पाएंगे, तो ओपीडी के लिए भी हम लोगों ने फीस पूछा कि कितने लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि स्पेशलिस्ट 500 रुपए लेते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट 1000 रुपए लेते हैं जनरली जो होता है। तो हम लोगों ने उसको भी रखा कि हम स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनको 400 रुपये देंगे, और सुपर स्पेशलिस्ट यदि कोई डॉक्टर आता है तो उसको हम 800 रुपया प्रति पेशेंट देंगे पर डे के हिसाब से इलाज करते हैं। तो इसी वजह से हम प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है मैनेजमेंट की साइड से कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतने पेशेंट्स लाने हैं। वो बिल्कुल फ्री है, जितना भी पेशेंट्स आएंगे वो देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा है कि चाईबासा में जैसे आप देखिएगा तो वहाँ कैलकाटा से डॉक्टर्स आ रहे हैं। हाँ, वो कार्डियो से न्यूरो से रिलेटेड कैलकाटा से आ रहे हैं, और हम लोगों ने ये कहा है कि आप ना वीकली बांध दीजिए, क्योंकि हर एक दिन तो आएंगे। तो कहा कि आप कार्डियो का एक दिन तय कर लीजिए, एक दिन न्यूरो का तय कर लीजिए, और जैसे प्राइवेट में होता है नंबर लगाने का सिस्टम होता है, तो आप नंबर लगवा लीजिए। जो भी कार्डियो का पेशेंट है वो नंबर लगा देगा कि उस डॉक्टर से हमें दिखाना है, और एक बार 20-25 यदि पेशेंट्स आपके तैयार हो जाते हैं, वो डॉक्टर से आएगा, वीकली देखेगा, और 25 पेशेंट्स भी यदि आप चेक करते हैं तो 800 रुपये के हिसाब से तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, 20,000 रुपये उसको मिल जाएगा। तो एक दिन का 20,000 रुपये का इनकम भी हो गया, और हाफ डे देखेंगे पेशेंट्स पे निकल पड़ेगा। और उनको ये भी फायदा है कि यदि हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है तो वो डॉक्टर्स को फायदा है कि पेशेंट को बताएंगे तो हमारे यहाँ पे आके ऑपरेशन कराओ, यदि हमारे हॉस्पिटल में तो हमारे में करेंगे, तो उनको भी वो फायदा है। तो दोनों के लिए हम कहेंगे विन विन सिचुएशन है, उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है। तो इसीलिए इसी वजह से ज्यादा सक्सेस हम लोग को मिल पा रहा है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये देश में ये पहला प्रयोग है, और किसी राज्य में कहीं भी ये प्रयोग नहीं हुआ है। ये हम लोगों ने पहली बार ये प्रयोग किया है, और इस प्रयोग की वजह से हम लोग देखते हैं बहुत सारे सदर भी देख रहे हैं, रामगढ़ देखिएगा अभी चाईबासा इंप्रूव कर रहा है, जमशेदपुर हम लोगों ने कार्डियो और ऑन्कोलॉजिस्ट को जोड़ा है, धनबाद में जोड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमें डॉक्टर्स मिल रहे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ इलाज करिए। हालांकि चिकित्सक का तो आपने बताया कि हम लोग हायर कर रहे हैं, ट्रेंड मेडिकल स्टाफ की कमी उसको कैसे दूर करें? उसके लिए देखिए 2 तरह के स्टाफ है, एक तो नर्सिंग स्टाफ का, दूसरे बाकी पैरामेडिक स्टाफ है। तो नर्सिंग के लिए तो यहाँ प्राइवेट देखिएगा नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है भी हमारे पास, लेकिन फिर भी ज़रूरत है, और हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। दूसरा जो पैरामेडिक्स में भी उसमें इनकरेज कर रहे हैं प्राइवेट से कि आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए कॉलेजेस की, जो LOC फॉर्मेलिटीज होता है आप पूरा करते हैं आपको। क्योंकि लेकिन नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स वाले इंस्टीट्यूशन से हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट करें और वो कॉलेजेस खोलें और वही चलाएं, क्योंकि हम खोल भी देते हैं तो हम टीचर की नियुक्ति नहीं कर पाते। और ये हम इसमें यदि आंकड़ा देखिएगा, यदि ऑल ओवर इंडिया और हमारा आंकड़ा हम आपके सामने ही रख देते हैं, ये जो नॉर्म्स और जो ऑल इंडिया एवरेज है वो 1000 आदमी पे एक डॉक्टर, 1000 आदमी पे एक डॉक्टर। आप गेस कर सकते हैं कि हमारे राज्य में कितना हजार पे एक डॉक्टर है? 1,07,000। हमारे यहाँ पे लगभग 6000 पे एक डॉक्टर। तो हम समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया से हम 1/6 डॉक्टर्स हैं केसेस में, और वो चूंकि डॉक्टर्स ओवरऑल कम है तो सरकार में वैकेंसीज निकलती है तो खाली रह जाती है, भर नहीं पाती। ये तो सिर्फ हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। यदि अब तो डॉक्टर का मतलब ही कुछ नहीं रह गया, क्योंकि जब तक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे आप संतुष्ट होइएगा ही नहीं। आप कभी कोई डॉक्टर देखिएगा तो MBBS खाली लिखा हुआ नहीं देखिएगा, उसके नीचे MP जरूर देखिएगा, या फिर कार्डियो, न्यूरो और नेफ्रो का जरूर देखिएगा उसमें। जब तक वो नहीं करेगा आप जाइएगा ही नहीं दिखाने के लिए। तो डॉक्टर्स की जो पढ़ाई हो रही है, हमारे MBBS की सीट्स मात्र 950 है। हमारे यहाँ देखिएगा तो 7 मेडिकल कॉलेज हो गया, 5 सरकारी है, 1 रिम्स है, 6 हो गया, 1 एम्स हो गया, आपको 7 हो गया, और 1 प्राइवेट जो गढ़वा में चाहिए 8, और 1 मणिपाल में 9।
तो प्राइवेट कॉलेज हो गया बाकी सब। अब ये 950,000 सीट लेकर के हम यदि पूरा हमारा गैप जो है हमारे राज्य में होना चाहिए, यदि 1000 पे देखिएगा तो 3,92,00,000 की जनसंख्या है आज की डेट में हमारे राज्य की। यदि जनगणना से एक्सट्रापोलेट करिएगा तो करीब 3,92,00,000 होता है। अब 1,000 पे एक होना है तो अब 39,000 डॉक्टर हमारे पास होने चाहिए, और 39,000 डॉक्टर के अगेंस्ट में हमारे पास कितना है? हमारे पास मात्र 7,500 डॉक्टर। तो हम कम से कम 30,000 डॉक्टर यहाँ पे आएगा तो हम नेशनल एवरेज के बराबर पहुंचेंगे। एक तो नंबर 1 एक कमी है, तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए कार्रवाई चलिए। लेकिन दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इससे भी भयावह स्थिति है स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट की, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट की पढ़ाई होती है वो रिम्स पे ज्यादातर है। रिम्स में 176 सीट है, एमजीएम में है जो कि 20 सीट है, और एक धनबाद में 14 सीट है करीब। तो हमारे यहाँ देखिएगा तो लगभग 200 सीट है सिर्फ पीजी की। और तीसरा कैटेगरी देखिएगा सुपर स्पेशलिस्ट, जो आजकल कार्डियो न्यूरो हम बात करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन का एरिया है। वो पढ़ाई मात्र रिम्स में होती है, और वो साल में कितनी सीट है? वो मात्र 9 सीट। तो 9 सीट यदि आपके पास है तो आप कितना ही सुपर स्पेशलिस्ट जनरेट कर लीजिएगा, वो कितना ही आपके कॉलेज में आ जाएगा, कितना ही पढ़ाएगा, कितना ही नाच करेगा। और दूसरा ये होता है, डॉक्टर्स में मैंने देखा है कि जो सुपर स्पेशलाइजेशन पर पढ़ाई कर लिया है, दिल्ली में पढ़ाया तो झारखंड नहीं आता, वो फिर से नहीं आता। जो यहाँ से पढ़ता है वो मोटा मोटी यहाँ रहता है, उसमें से भी कुछ लोग बाहर चले जाते। उसको कैसे रोकिएगा? ये यही तो कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जो चुनौती है हमारे पास एमबीबीएस का आज के डेट में नहीं है। एमबीबीएस की सीट तो फिर ही बढ़ा दें। हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट की। इसीलिए हम लगातार रिम्स को भी कह रहे हैं, एमजीएम को कह रहे हैं, और धनबाद जो मेडिकल कॉलेज है कि आप स्पेशलिस्ट की सीट कम से कम 100 रहिए, तो हमारे पास स्पेशलिस्ट का जो है वो डिमांड वो पूरा होगा। और रिम्स में हमने कहा है कि सुपर स्पेशलिस्ट कम से कम 50 सीट पे आइए, क्योंकि आपके पास है, लोग हैं, कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट में 3-3, 4-4 हो सकता है। 10 ही डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 लोग कर लेंगे तो 50 हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी करने की जरूरत है। और दूसरा डीएनबी कोर्सेज होता है जो कि सुपर स्पेशलिस्ट है। डीएनबी में हम लोगों ने कहा है कि सदर में चालू करिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चालू करिए। रांची सदर में डीएनबी चालू हो गया है, और फिर जैसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स उस पर डीएनबी चालू हो रहा है। तो हमारे पास चैलेंजेस मेजर स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट में है, और ये कमी हम तुरंत नहीं फाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें फिर बाहर से डॉक्टर से यदि हम बुलाएंगे तो ज़्यादा सैलरी आपको देंगे, ज़्यादा पैसा नहीं। तो इसीलिए हमने कहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली कर रहे हैं हमने सैलरी बढ़ा दिया है, हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो ये हम कुछ डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कभी बहुत एक ही कंपनी है, एक ही दवा है और एक ही शहर भी है, तो रेट में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसको कैसे नियंत्रित करेंगे? जैसे दवा दुकानों में रेट कुछ और रहता है, कहीं आप जाइए तो कहीं और रहता है। कुछ लोग 30% डिस्काउंट देते हैं, कुछ एमआरपी पर ही बेचते हैं। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जो डायरेक्टरेट है उसमें प्रोविजन किया हुआ है कि हर एक ड्रग्स जहाँ भी यदि आपको इस तरह की शिकायत है आप हमको बता सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। हम लोग टीम भेजते हैं और दवा दुकान से सैंपल लेते हैं और दोनों ही चीज़ों की जांच करते हैं। तो प्राइसिंग की जांच, तो उसका प्राइस फिक्स क्या इस तरीके से जितना बेचा जाना चाहिए उतना ही बेचा जाए, नंबर 1। और नंबर 2 जो उसका केमिकल कंपोजिशन है उसकी भी जांच कराते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 500 mg बोल दिया, दवा में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो 500 mg की दवा है या 100 mg की दवा है, इसकी भी जांच आवश्यकता होती है। तो ड्रग डायरेक्टरेट में हमारे पास ये है। हालांकि आदमियों की कमी है, हर एक जगह कमी है, लेकिन हम लोग उसकी जांच कराते हैं और यदि शिकायत है तो आप बता सकते हैं उसकी। उसमें एक चीज जोड़ेंगे सर, ये जो प्राइसिंग की जो बात हो रही है ना, उसमें सबसे बड़ा गैप जो होता है वो अस्पतालों में होता है। जैसे अस्पतालों ने अपनी प्राइस फिक्स करा लेते हैं कंपनियों से बोल करके, सेम प्राइस जैसे मानिए पैरासीटामोल 500 mg का है, तो वो प्राइस जो है अस्पताल में वही कंपनी की दवा वहाँ पर आपको मानिए 50 रुपये में मिलती है, और यही उसी कंपनी की वही दवा आपको बाजार में 20 रुपये में मिलती है। तो ये अलग का डिफरेंस है, तो वो कैसे लगाम लगाएंगे? ये देखिए 2 चीजें, एक तो ये है कि क्या जो हॉस्पिटल है उसका वहाँ पे जो दवा दुकान है
वो अलग अलग प्राइसिंग पे बेच रहा है। जी, यदि ये है तब तो वो दवा दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, सेट करके कंपनी और अस्पताल में करार हो जाता है, हम ये जो दवा बना रहे हैं आपके लिए बनाएंगे और इसकी प्राइस आप हम लोग मिलकर तय कर दें। देखो नहीं कर सकते, लेकिन ये है सर, आप नहीं तो आप वही हमें बताइए, हम जांच करा लेंगे। कोई हॉस्पिटल यदि आपको लगता है कोई दवा दुकान तो हमें बता दीजिएगा, हम उसका टीम भेज करके अगले सप्ताह में उसका। सर रिम्स आज के दिन सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल है, साथ ही मेडिकल कॉलेज भी है। यह ओवरलोडेड है, इसको दुरुस्त कराए हैं। देखिए, इसको दुरुस्त कराने की ये जो है वो ऑलरेडी राज्य सरकार द्वारा करीब 750 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हुआ है, कैबिनेट से सैंक्शन हो चुका है। तो इसका पूरा जो बिल्डिंग्स और जर्जर है उसको मरम्मत कराने का स्कीम सैंक्शन हो गया है और उसका कार्यान्वयन जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना है। और एक तो ये है, दूसरा जो इस पे जो लोड है उसको कम करने के लिए 2 स्ट्रैटेजी हम लोग बनाए हैं और 2 स्ट्रैटेजी पे हम चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो जिसका इलाज सदर में हो सकता है, सदर हॉस्पिटल में, तो वो लोग सदर हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा सकते हैं। और हाल के आने वाले समय में देखेंगे तो हम लोग रांची सदर हॉस्पिटल में काफ़ी लोग जा रहे हैं। वहाँ भी फुटफॉल करीब 3000 साढ़े 3000 आ गया पर डे के हिसाब से, और रिम्स का फुटफॉल करीब 4500 5000 के आसपास है। तो लोग जा रहे हैं सदर हॉस्पिटल रांची में भी, वहाँ पे इलाज करा रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने ये रखा है कि इसमें कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग रेफर करके आ रहे हैं रिम्स में, हमने सारे सिविल सर्जन को कहा है और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी कहा है कि आप अननेसेसरीली पेशेंट में रेफर मत करिए। जिसका इलाज आपके जिला में हो सकता है उसको आप वहीं इलाज कराइए। यदि आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, आप डॉक्टर्स को अपॉइंट करिए, रिक्रूट करिए, लेकिन उससे बिना मतलब का हमारे यहाँ रेफर मत करिए। इसे भी देखिएगा तो अभी धीरे धीरे करके रेफरेंस कम हो रहा है दूसरे जिला से। और तीसरा हम लोगों ने ये कहा है कि अभी आप देखिएगा तो रांची रिम्स में ही सारे सुपर स्पेशलिस्ट जो है वहाँ पे इलाज हो रहे हैं। करीब 4-5 महीना पहले कैबिनेट में हम लोगों ने सैंक्शन कराया है कि जो 5 मेडिकल कॉलेजेस हमारे और हैं, जमशेदपुर में है, चैतनबाग में, दुमका में है, हजारीबाग और पलामू में, तो ये 5 जगह पे हम लोगों ने सुपर स्पेशलिस्ट का पोस्ट क्रिएट करा दिया है। तो वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट अभी हम इस साल में हम धनबाद एंड जो जमशेदपुर है वहाँ पे हम कार्डियो न्यूरो ऑन्कोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट जो है इलाज कराना शुरू कर रहे हैं। कैथ लैब भी वहाँ पे बन चुका है धनबाद में। तो यदि कैथ लैब हमारा बन जाएगा धनबाद में, जमशेदपुर में न्यूरो का होगा, ऑन्कोलॉजी का, नेफ्रो का, ये सब इलाज शुरू हो जाएगा, तो जो उस एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं धनबाद के साइड से या जमशेदपुर साइड से, वो रिम्स नहीं आना पड़ेगा। तो एक तो हम पेशेंट्स को उनके अपने ही जगह रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि वहीं पे इलाज हो जाए। ये पूरा स्ट्रैटेजी वही काम कर रहा है उस तरीके से। और दूसरा हम एक और इम्पोर्टेंट जो है कि अभी सरकार के स्तर पे विचार चल रहा है कि हम लोग को दूसरा एक और रिम्स की तरह एक और संस्था बनानी चाहिए राज्य में, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट के लिए सबसे ज्यादा हो। क्योंकि अभी रिम्स में जो भीड़ है वो सुपर स्पेशलिस्ट सारा नहीं कर पा रहे, तो ज्यादातर सुपर स्पेशलिस्ट हो और सुपर स्पेशलिस्ट के साथ साथ वहाँ पे जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो रिसर्च हो करके, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया या फिर नए नए जो जिस तरह के इलाज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने का हो गया, तो ये सब नए तरीके से इलाज कराने का हम लोग उसमें शुरुआत करें। हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने लंबी छलांग लगाई है, ये कैसे संभव हो पाया है सर? देखिए, हेल्थ में 2 चीजें हैं। एक तो है कि प्राइमरी हेल्थ जो हम लोग देखते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ में हमारा जो रीच है वो अच्छा है और हमारे परफॉर्मेंस अच्छे हैं। हेल्थ को यदि बांटिएगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 कैटेगरी में बढ़ता है। तो प्राइमरी हेल्थ जो हमारा होता है, जो जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रखते हैं और प्लस वैक्सीनेशन का परसेंटेज देखते हैं, तो इसमें हमारा रीच अच्छा है क्योंकि हमारे जमीनी स्तर पे लोग जो काम कर रहे हैं ना वो अच्छा काम कर रहे हैं और इसी की वजह से हमारा अचीवमेंट इसमें अच्छा रहा है। राष्ट्रीय औसत से ऊंचा है, ऊपर है हर एक, चाहे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या वैक्सीनेशन हो। हालांकि डॉक्टर्स हम 1/6 हैं, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस में अच्छा है। ये भी एक पैराडॉक्स है। रिम्स में बहुत सारे दूसरे राज्यों के डॉक्टर आए, बड़े बड़े चेहरे आए, लेकिन टिक नहीं पाए।
एक आप ही का संस्थान रिमपास है, वहाँ पिछले 25 साल से हमको लगता है लगभग 20 साल से डायरेक्टर ही नहीं है, प्रभार के भरोसे चल रहे हैं। तो वहाँ आना नहीं चाहते, यहाँ आके टिकते नहीं है, क्या है? देखिए रिमपास में तो पहले जो क्राइटेरिया था ना डायरेक्टर का, कुछ चेंज हम लोगों ने किया है कैबिनेट में, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट अब इशू नहीं कुछ एडवर्टीजमेंट अब इशू होगा तो लोग आएंगे। साइकोलॉजिस्ट हो गया तो उसमें ऑप्शन बहुत। दूसरा है कि वो बहुत ही स्पेशलिस्ट वाला एरिया है, उसमें बहुत लोग हैं भी उस क्वालिफाइड कैटेगरी के हैं नहीं उस तरीके से। और जो उसका जो प्रीमियम संस्था है उस सेक्टर से देखिएगा तो निभांस है, तो निभांस से भी अच्छे लोग यहाँ नहीं आना चाहते, अच्छे लोग थोड़ा कम ही होते हैं। रिम्स में लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि रिम्स रांची में अच्छी संस्था है, बड़ी संस्था, पुरानी है, लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकने वाला बात लोग कुछ नहीं करना चाहते। एक सवाल मेरा एम्बुलेंस को लेकर के है। एम्बुलेंस की हालत बहुत खराब है, जो पिछले हम लोगों ने छापी भी है। इसके अलावा एम्बुलेंस का एक इशू और भी है कि जैसे गढ़वा से अगर कोई मरीज भेजा जाता है तो डाल्टनगंज आके अटक जाता है, अब उसको वहां से फिर एक नया एम्बुलेंस करके यहाँ आना पड़ता है, तब तक पता चला कि मरीज का हालत और खराब हो। तो ऐसी व्यवस्था कि उसको जंक्शन ना करना पड़े, वो सीधे रिम्स आए, अगर रेफर कर रहा है उसको कोई जिला अस्पताल तो वहां जाकर के अटके ना, तो ऐसी कैसी व्यवस्था कैसे बनेगी? जो एम्बुलेंस परचेज हुए थे ना लास्ट, वो 14, 15, 17, 18 में हुए थे, और कुछ इधर 20, 21 के आसपास हुए। 3 ही साल एम्बुलेंस परचेज हुआ है, और जो 14, 15 में परचेज हुआ 10 साल 11 साल हो गया। इवन 16, 17 वाला भी 8 साल के करीब कंप्लीट कर गया। हम लोगों ने एम्बुलेंस क्रय का प्रपोजल बनाया था, कुछ प्रोसेस में भी था, लेकिन क्वेरी ये हुआ कि क्या ये लाइफ अपना कंप्लीट कर चुका है, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसमें राज्य सरकार का एक सर्कुलर है, तो कोई भी गाड़ी जो है वो 8 साल कम से कम उसकी लाइफ होनी चाहिए, 8 साल के बाद ही उसको आप कंडेम कर सकते हैं, और इस केस में 8 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर है। तो हम लोगों ने फिर उस मापदंड के अनुसार सारे एम्बुलेंस का डिटेल्स मंगाया, डेटा मंगाया, तो पता चला कि हमारे पास 207 एम्बुलेंस ऐसे हैं जिसका कि लाइफ कंप्लीट हो चुका है, यानी 8 साल कर चुका है या 1.5 लाख किलोमीटर, दोनों कैंड तो दोनों कंप्लीट कर चुका है। वो 207 एम्बुलेंस परचेज करने के लिए हम प्रक्रिया भी कर रहे हैं, और जल्द ही मंत्री परिषद से स्वीकृति मिलती तो प्रोसेस में आ जाएंगे। इसके अलावा 30 एम्बुलेंस हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, तो करीब 237 एम्बुलेंस, पुराने सारे एम्बुलेंस को हम फेज आउट कर देंगे, जो कंप्लीट हो चुका है उसको ऑप्शन करा के बेच देंगे, और नए एम्बुलेंस चालू करेंगे, तो एम्बुलेंस की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि हम इस पे हम कभी ध्यान नहीं दिया लोगों ने कि पुराने एम्बुलेंस को फेज आउट करना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो आप कह रहे हैं, विधानसभा में प्रश्न आया था पासिंग द पार्सल करके, जो एक दूसरे को पास कर, तो उस समय भी हम लोगों ने सख्त हिदायत दिया था, हर एक जगह पे दिया था कि सबसे पहले तो फर्स्ट रेफरल यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो सबसे पहले वहाँ का मरीज को गांव से उठा करके डिस्ट्रिक्ट को ले ही जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चाहे वो कुछ भी करे, वो रिम्स का है या रांची के हैं, धनबाद के, वहाँ मत जाइए, क्योंकि फर्स्ट रेफरल तो वहीं चाहिए। और फिर वहाँ के बाद जहाँ रेफर करता है डायरेक्ट उसको वहीं ले जाइए, बीच में मत उसको। ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिया है, उसका काफ़ी सुधार इसमें हुआ भी है, करते रहे। जिला अस्पताल की बात हो गई, मेडिकल कॉलेजों की बात हो गई, जो प्रखंडों में जो PHC, CSC, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, कैसे बेहतर हो सके, सरकार की कोई योजना उसके लिए है क्या? और जैसे मैंने बताया कि जो एक तो है कि बहुत छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए सरकार के ऊपर निर्भर, तो हम लोगों ने जो अनटायर्ड फंड दिया है वो सिविल सर्जन को 75 लाख को दिया, CSC को भी हम 10 लाख, PSC को 5 लाख रुपये एक साल दे रहे हैं, और इवन जो सब सेक्टर है उसको भी हम 2 लाख रुपया प्रति साल दे रहे हैं। तो छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति उनको वहाँ से हो जाएगी। और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की बहाली हम लोगों ने जैसे कहा था कि हम जो कर रहे हैं हॉस्पिटल वाइज कर रहे हैं, तो वो भी हम CSC और PSC वाइज कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लिए मिल जाए और वहाँ लोग डॉक्टर्स ले। तो दूसरा मैन पावर 21 में डॉक्टर से 21 में हम लोगों ने ये कहा है। और तीसरा जो ये है कि अभी हम देख रहे थे लास्ट ईयर तक तो ये था कि सारे जो फाइनेंशियल पावर्स है वो सिविल सर्जन्स के पास थे,
तो इवन जो पीएससी में जो कोई नर्स भी काम करे उसका सैलरी कहाँ से आएगा, तो सिविल सर्जन देगा। उसको कुछ खरीदना होगा तो पैसा कौन देगा, सिविल सर्जन देगा। सिविल सर्जन तो पूरे जिला का हर एक स्टाफ, हर एक आदमी, हर एक हॉस्पिटल का खबर नहीं रख सकता। तो हम लोगों ने पावर जो डेलीगेट कर दिया अभी कि वो सीएससी स्तर पे, वो सीएससी का जो एमओआईसी है उसको सारा पावर दे दिया है। तो सीएससी का एमओआईसी जो है वो सीएससी, पीएससी एंड सब सेंटर सारा जो है वो देखेगा बच्चे का। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो सिविल सर्जन है वो सिर्फ उनका सुपरविजन रहेगा। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाने की जो सारी शक्तियां हम लोगों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट में बांट दी है। तो 3 स्तर पे हम लोगों ने पावर का डेलीगेशन किया, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक सिविल सर्जन का जो रहेंगे और तीसरा सीएससी के प्रभारी के ऊपर। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज के लिए हम लोगों ने किया कि ये चेंजेस बहुत जरूरी है। और जो पैसा दिया है उसमें वो दवाई भी खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं, सब खरीद सकते हैं। और हाल के दिनों में हम लोगों ने 15th FCC और PM स्कीम के तहत जो है वो सारे CSC में अभी ब्लड टेस्ट करने की मशीन्स भी हम लोगों ने दी है। आने वाले समय में हम लोग ECG, ECO और अल्ट्रासाउंड ये मशीन हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे इंस्टॉल ताकि वहाँ पूरा टेस्ट वगैरह हो जाए, डायग्नोस्टिक्स हो जाए। और लास्ट में जो छूट दिया है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अच्छा कि प्रश्न पूछिए कि जो पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम है, जब तक हम लोग नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आजकल बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोगों ने IT का प्रयोग करते हुए इसमें झारखंड डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रोग्राम बनाया है, तो लगभग 300 करोड़ रुपए का, हर 5 साल तक चलेगा। तो इस प्रोग्राम के तहत हम सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसको हम इंटरनेट से और IT से जोड़ रहे हैं। और इसमें जो रख रहे हैं उसमें 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एक तो हम ये कर रहे हैं कि सब जगह लीज लाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दें। तो हर एक अब CSC स्तर पे भी लीज लाइन होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी लीज लाइन होगा और PSC स्तर पे हमारा ब्रॉडबैंड होगा। बाकी दूसरा हम लोग करके जा रहे हैं कि जो हमारा CCTV जो आप जैसे लगाते हैं, आपके करने में नहीं लगा हुआ है लेकिन आप ही नीचे लगाए होंगे, कहीं कहीं लगाए, वो सरकार में नहीं लग पाता है। तो हम लोगों ने सारे हॉस्पिटल्स में CCTV कर दिया। तो PSC, CSC में भी देखेंगे तो आने वाले समय में वो CCTV लग जाएगा और CCTV का फीड हमारे पास कंट्रोल रूम में आएगा, जो राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम बनाएंगे और जिला स्तर पे सिविल सर्जन का कंट्रोल रूम होगा। तो वो भी देख सकते हैं कौन CSC कौन PSC में कितना आदमी आ रहा है, कौन डॉक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिखाई पड़ेगा। और तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं कि इसमें HMIS सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और इस पे होगा कि जो भी पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा उसका डेटाबेस में एंट्री हो जाएगा और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर देख सकता है। तो यदि गढ़वा में इलाज करा रहा है उसका डेटा एंटर किया हुआ है, यदि रिम्स में आ जाएगा या सदर में आ जाएगा तो उसका डेटा वहाँ से देख सकते हैं और क्या इलाज हुआ है, क्या इलाज करना है वो उसमें संपर्क कर सकते हैं। ये हम लोगों ने HMIS भी रखा। और चौथा एक डैशबोर्ड हम बना रहे हैं जिसमें कि हम AI का प्रयोग भी करना चाहते हैं। AI बेस्ड हम डैशबोर्ड बना रहे हैं इससे कि हम लोग भी देख सकेंगे कि कहाँ कितना कौन सी बीमारियों का इलाज चल रहा है, कहाँ किसका इलाज चल रहा है, किसका रेबर्डिस क्या है, किस तरह, तो ये सारा डिटेल्स डैशबोर्ड। बहुत सारे अस्पताल भवन बनकर तैयार पड़े हुए हैं वर्षों से, जिसमें जंगल झाड़ उग गया है। क्या उन सब के मतलब जीर्णोद्धार की कोई योजना सरकार के पास है क्या? इसमें एक तो ये है कि जो हम लोगों ने अनटायर्ड फंड में पैसा दिया है तो छोटे छोटे काम वो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सब डिविजनल हॉस्पिटल का या CSC का बिल्डिंग ही पुराना हो गया, निर्जल हो गया, यदि 5-10 लाख का इलाज कुछ करना है तो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के पैसे की जरूरत है तो हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प स्कीम लागू किया है। तो उसमें है कि वो बिल्कुल पूरा रिनोवेट करना है या नई बिल्डिंग बनानी है तो उसके तहत वो ले रहे हैं। और वो हम लोग चूँकि पैसा लिमिटेड है तो सबसे पहले हम सदर हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। उसका सदर हॉस्पिटल ठीक हुआ तब बाकी CSC या PSC में। चलिए, आप लोगों ने अजय जी को सुना और बहुत सारी चीज़ें जो खासकर रिम्स को लेकर जो हम लोग के मन में भी कंफ्यूजन था, जो नहीं सब सरकार के लेवल पे चीज़ें रोक दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर हुई। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया प्रभात खबर के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।